आज का हमारा टॉपिक ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है, जिसको आप GOT से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम जो है आपकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आपके करैक्टर टेबल को डेवलप करने में आपकी जो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है ये बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे, मतलब आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है वो इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है। आपके पास जो डायमेंशन वहाँ पे दी होगी उसका स्क्वायर करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल। अगर स्क्वायर ऑफ डायमेंशन आपके पास ग्रेटर देन ऑर्डर आता है, दैट मीन्स आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, रिड्यूसिबल है। ठीक है, अगर इक्वल टू आपका ऑर्डर आर लेस देन ऑर्डर आपके स्क्वायर ऑफ डायमेंशन आता है, दैट मीन्स वो इरिड्यूसिबल है। तो चलते हैं हम आपके ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की ओर। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम जो है इसके 4 पोस्टुलेट्स हैं आपके पास। पहला पोस्टुलेट कहता है नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन अ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। आपका जो करैक्टर टेबल है उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ रोज होती हैं। जो आपके कॉलम्स होते हैं वो क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपकी रोज होती हैं वो आपकी रिड्यूसिबल और फिर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या कहेंगे, रोज क्या करती है यहाँ पे, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला पोस्टुलेट कहता है कि जितने आपके पास क्लासेस बनेंगी, जितने कॉलम्स होंगे उतनी ही आपके पास रोज बनेंगी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ये आपका पहला पोस्टुलेट है। सेकंड जो है वो कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। आपके पास जो पॉइंट ग्रुप दिया हुआ है उसके ऑर्डर के बराबर क्या आता है, जो आपके डायमेंशन है ई के नीचे कॉलम में जितने कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनका जब आप स्क्वायर करेंगे, उनका स्क्वायर करने के बाद आपके पास सम करने के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास ऑर्डर के बराबर जो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स है उनका स्क्वायर लीजिए और उनका सम करिए, आपके ऑर्डर के बराबर आता है। अगर नहीं आ रहा दैट मीन्स आप कुछ गलती कर रहे हैं। थर्ड पोस्टुलेट कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। क्या कहते हैं, पहले सेकंड पोस्टुलेट सिर्फ आपके आइडेंटिटी के कैरेक्टर्स की बात करता है, लेकिन जो थर्ड है वो कहता है कि आप कोई भी एक रो को पिक कीजिए, उसके कैरेक्टर्स का स्क्वायर का सम जो होगा वो आपके ऑर्डर के बराबर आएगा। देखिए ये सिंपल, जो ये थर्ड आपका जो पोस्टुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है ये तब आपके पास अप्लाई होगा जब आपके जो एलिमेंट्स होंगे उसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। बट अगर एलिमेंट्स के साथ कोफिशिएंट है, मान लो आपके पास Cn जो है वो मोर देन 1 है, मतलब अगर C4 आपके पास एग्जांपल है तो 3 टाइम होगा C3। ठीक है, C4 तो 3C4। ठीक है, तो उसके उस टाइम C4 के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो क्या कहेंगे आप उस टाइम जब आपके पास कोई कोफिशिएंट होगा एलिमेंट के साथ लगा हुआ, कोई नंबर लगा हुआ होगा, तो उस टाइम आप लिखेंगे पोस्टुलेट नंबर 3 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ईच मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से आप शुरू कर देंगे, ईच मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। फिर से सुनिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ईच मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है, इसी की चौथे पोस्टुलेट की बेसिस पे आपके थ्योरम का नाम ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम पड़ा। इसमें क्या कहते हैं, summation of product of any two irreducible representation will always be orthogonal to each other। आप जब कोई भी दो irreducible representations पिक करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनके प्रोडक्ट जो होंगे वो हमेशा 0 के बराबर आएंगे। तो इसको देखिए, फोर्थ पोस्टुलेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आप लिखेंगे समेशन एन ब्रैकेट स्टार्ट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई एक रो मल्टीप्लाइड बाय कोई दूसरी रो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रो और सेकंड रो ली है, फिर फर्स्ट रो और थर्ड रो ली है, वैसे करके आप फोर्थ रो, जितनी भी रोज होंगे उनमें से कोई भी 2 पिक कीजिए और मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ये n क्या है, ये n आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, हर एलिमेंट के साथ जो कोफिशिएंट होगा ये वो है।
उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल पिक करते हैं ताकि आपको अच्छे से ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की हेल्प से समझ आ जाए कि आप कैसे एक वेक्टर टेबल डेवलप करते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होती है पॉइंट ग्रुप्स को समझने की, वो है C2V पॉइंट ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, C2V पॉइंट ग्रुप के जरिए हम वेक्टर टेबल कैसे GOT की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, डेवलप करते हैं, वो देखते हैं। तो देखिए C2V में आपके पास 4 एलिमेंट्स आते हैं, E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है। तो आपके पास कितने 4 कॉलम्स आए, तो रोज कितनी बननी चाहिए आपके पास, 4 क्लासेस आए, तो आपके पास इस वाले कॉलम को आप नहीं काउंट करेंगे, आप सिर्फ एलिमेंट जहाँ पे हैं उन्हीं कॉलम्स को काउंट करते हैं, ठीक है। 4 कॉलम आपके पास आए, दैट मीन्स आपके पास 4 ही रोज होनी चाहिए, ठीक है। ये रोज मैंने डाली। अब यहाँ पे आपके पास कुछ करेक्टर्स आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, तो आप GOT की हेल्प से पता करते हैं। पहला पॉस्टुलेट तो आपको पता चल चुका, रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सेकंड पॉस्टुलेट आपका क्या कहता है, सेकंड पॉस्टुलेट कहता है करेक्टर अंडर E उनका स्क्वायर लेके आपके पास ऑर्डर आना चाहिए कितना, जो आपके पॉइंट ग्रुप का दिया हो। तो आपके पास जो C2V है, C2V का पॉइंट, इसका ऑर्डर कितना है, C2V का इसका ऑर्डर आपके पास 4 होता है। 4 क्या है, इसका ऑर्डर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इसने कहा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर आपके पास 4 के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो 4 आपके पास क्या है, ऑर्डर है। तो अगर मैं इन x की जगह पे 1 1 पुट करती हूँ तो आपके पास क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास ये x कितना आया, ये 1 के बराबर आ गया। फिर इसका थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि अगर आप कोई भी एक रो पिक करेंगे, कोई भी रो नहीं, हर रो का के लिए यही आपका फार्मूला लगता है कि उनके साथ जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके हर करेक्टर का स्क्वायर करके जो सम आएगा वो ऑर्डर के बराबर आएगा। हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ मैं रो फर्स्ट को लेके स्टडी कर रही हूँ। x1 का स्क्वायर कितना आएगा, ऑर्डर के बराबर आएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं, तो आपके पास इसमें भी क्या आएगा, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ भी क्या वैल्यू आएगी, 1, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आपके पास लास्ट आपके पास पोस्टुलेट बचा है जो कहता है कि अगर आप क्या करेंगे, किन्हीं दो रिप्रेजेंटेशन को, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को पिक करते हैं और उन पे फार्मूला अप्लाई करते हैं समेशन का IR1, कोई दो, मैंने IR1 और IR2 लेके चलूंगी, मैं IR2 और यहाँ पे n करके, हमारे पास हर एक के साथ n की जगह क्या है, 1 है, मैं यहाँ पे पुट नहीं करूंगी। बट अगर कहीं पे आपके पास होगा कोई नंबर, फॉर एग्जांपल आपके पास C2 के लिए यहाँ पे कोई n होगा, तो आप C2 की बारी पे उससे n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको आप करते हैं, आपके पास आएगा IR1 मल्टीप्लाइड बाई IR2 प्लस सेकंड C2 के लिए आपके पास 1 है, लेकिन IR2 आपके पास नहीं है, तो आप Y2 लिखेंगे प्लस Z2 प्लस Y2, W2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आगे करके देखिए आप, आपके पास आएगा 1 प्लस Y2 प्लस Z2 प्लस W2 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिए, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट दीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको पता है कि हर y 1 के बराबर होगा, हर z 1 के बराबर होगा, ये सब क्या है 1 1 के बराबर है, इससे आपको पता चल जाता है। लेकिन अब देखिए अब आपको साइंस का भी पता करना है। अगर मैं 1 की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 0 कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे -1 और यहाँ भी -1 पुट करती हूँ तो मेरे पास ये जो है सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास क्या आया? y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए आपके पास ये वैल्यूज आ गई 1 -1 -1, ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखेंगे summation of IR1 multiplied by IR3, बिकॉज 2 का तो आपको पता चल गया, अब आप किसकी बात करेंगे? 3 की बात करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कीजिए। आपको क्या करना है? आपने समेशन ली, यहाँ पे आपने IR2 कैलकुलेट कर दिया, अब आपकी बारी है IR3 की रो को कैलकुलेट करने की कि क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे? समेशन का फार्मूला यहाँ पे ये लगा देंगे, फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ ग्रुप ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, और उसके बाद आप क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऐसे पुट करेंगे वैल्यूज। आपके पास IR की वैल्यूज 1 1 1 दी हुई है, बाकी आपको IR3 की सिर्फ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू दी हुई है, बाकी आपको नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए Y3 Z3 एंड W3 है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस Y3 प्लस Z3 प्लस W3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सेकंड नंबर दे दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप एक और इक्वेशन लेंगे इसके लिए, IR2 मल्टीप्लाइड बाई IR3, जिसमें आपको क्या हो? एक चीज कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, एक रो आपकी कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लेंगे, आपके पास IR2 की वैल्यूज क्या क्या है? 1 1 -1 -1, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? IR3 की आपके पास सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, बाकी आपको क्या करना है? सिंपली Y3 Z3 W3 करना है। आपके पास आएगा 1 प्लस Y3 माइनस Z3 माइनस W3 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 करें, और आपके पास यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो आप क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड, इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड, आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस Y3 प्लस Z3 प्लस W3 इक्वल टू 1 प्लस Y3 माइनस Z3 माइनस W3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? जो सेम साइंस वाले सेम कंटेंट है उसको कैंसिल कीजिए। 1 1 W3 W3, आपके पास बचा Z। इसको आप क्या करेंगे? Z3 प्लस W3 प्लस Z3 प्लस W3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं? आपके पास आएगा 2Z3 प्लस 2W3 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन निकालिए, 2 कॉमन लिया, Z3 प्लस W3 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 0 और Z3 प्लस W3 इक्वल टू 0। आपको सिर्फ इनकी वैल्यू चाहिए, इसलिए आप क्या करेंगे? 2 वाले को इग्नोर कीजिए, तो आपके पास आएगा W3
Z3 प्लस W3 इक्वल टू 0। क्या आएगा? Z3 प्लस W3 इक्वल टू 0। अगर आपके पास Z3 1 है तो आपके पास W3 -1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो सारी टर्म्स कितनी है? 1 के बराबर है। बट अगर आपके पास Z3 1 है तो W3 कितना हो जाएगा आपके पास? 1 के बराबर। तो आप कह सकते हैं Z3 इज इक्वल टू 1 एंड W3 इक्वल टू -1। तो पुट कीजिए ये वैल्यू। Z3 क्या आया आपके पास? 1 और W3 -1। आप जानते हैं 1 प्लस W3 प्लस Z3 प्लस W3 इक्वल टू 0 है। तो आप क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कीजिए। 1 प्लस W3 की वैल्यू आपके पास नहीं है, Z3 की वैल्यू 1 है, प्लस W3 की वैल्यू आपके पास कितनी है? -1 है, और आपके पास 0 वैल्यू आती है। देखिए ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 1 प्लस y इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे? आप जानते हो कि y क्या है? 1 है, लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी +1 है तो ये क्या होना चाहिए? -1 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास आएगा 1 प्लस -1 इक्वल टू 0। तो ये 1 इस 1 को कैंसिल करेगा, तब जाके आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। तो आपके पास क्या आया? देयरफॉर y3 इक्वल टू -1। ठीक है, y3 इज इक्वल टू -1। तो अब आप क्या करेंगे? y3 की जगह वैल्यू लिखेंगे -1। वैसे ही अब आप क्या करेंगे? IR4 को कैलकुलेट करेंगे। IR4 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप फिर से फार्मूला लेंगे, समेशन एन कंट्रीब्यूशन कितनी है, फिर IR आप इसके लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई IR4 लीजिए, तो आपके पास 0 आना चाहिए। तो क्या करते हैं? IR2 की आपके पास वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है, 1 1 -1 -1। अब IR4 आपके पास नहीं दिया, लेकिन उसका पहला कॉलम आपके पास दिया हुआ है 1। बाकी आप मल्टीप्लाइड बाई Y4 Z4 W4 कीजिए, आपके पास आएगा 1 प्लस Y4 माइनस Z4 माइनस W4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर दीजिए 4। उसके बाद आप एक और इक्वेशन डालिए, IR3 मल्टीप्लाइड बाई IR4, इसको भी ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ठीक है, मतलब इक्वल टू 0। तो आप पुट कीजिए वैल्यू I3 की। मैंने I3 की वैल्यूज पुट कर दी हैं, जो मेरे पास 1 -1 1 -1 करके है। अब मैं क्या करूँगी? IR4 की वैल्यू पुट करूँगी। पहले कॉलम के लिए हमारे पास 1 है, और आपके पास बाकी कॉलम्स के लिए क्या है? Y4 Z4 W4। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस Y4 प्लस Z4 माइनस W4 इक्वल टू 0। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 आप इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक साइड बिल्कुल सेम है, 0 0। तो आप लिखिए यहाँ पे इक्वेटिंग 4 एंड 5, 1 प्लस Y4 माइनस Z4 माइनस W4 इक्वल टू 1 माइनस Y4 प्लस Z4 माइनस W4 इक्वल टू 0। सेम चीज़ों को आप क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। 1 1 कैंसिल, -4 W4 माइनस W4 कैंसिल, देन यू हैव Y4 माइनस Z4 इक्वल टू माइनस Y4 प्लस Z4 इक्वल टू 0।
तो ये आपको आएगा 2y4 माइनस 2z4 के बराबर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, 2 को कॉमन लीजिए, y4 माइनस z4 और 2 को इग्नोर करके आपके पास आएगा y4 माइनस z4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको अगर आप देखेंगे y4 इज इक्वल टू z4, इसको यहाँ ले जाएंगे दूसरी साइड तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब अगर आपकी वैल्यू y की माइनस में है तो z की भी माइनस में होगी, अगर y की प्लस में है तो z की भी क्या होगी, प्लस में होगी। तो अगर आप इसको चेक करने के लिए कि अब आपको माइनस में लेनी है या प्लस में वैल्यू लेनी है, तो इसको आप एक और रो के साथ फोर्थ वाले रो को किसी एक और रो के साथ, जैसे कि IR1 के साथ सेम फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास माइनस में आती है। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास इनकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ये वैल्यू आप टेबल में पुट कीजिए। तो क्या है आपके पास, y4 आपके पास आई -1, z4 भी -1। उसके बाद जब आप इस पे थ्योरम लगाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसको कैंसिल कर पाएगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो ऐसे GOT की हेल्प से आपने क्या किया, करैक्टर टेबल डेवलप कर दिया। ये थी आपकी ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। इसके पोस्टुलेट्स आपको कभी कभी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो उनको अच्छे से लर्न करना है आपने, फिर आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये मैंने एग्जांपल C2V की दी, जिसका ऑर्डर आपके पास 4 है। पोस्टुलेट हर आप मैंने फिट करके बताया यहाँ पे, ये पोस्टुलेट नंबर 4 है। ठीक है, ऑर्डर 4, पोस्टुलेट नंबर 4 यहाँ से अप्लाई किया, फर्स्ट यहाँ, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, वैल्यूज निकालेंगे पोस्टुलेट नंबर 4 अप्लाई करके।